आज के प्रशिक्षण सत्र में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर विचार करेंगे और ये है प्रथम सूचना रिपोर्ट। एफआईआर कैसे दर्ज की जाए। मेरे पास बहुत सी शिकायतें आती हैं कि हमारी एफआईआर थाने पर नहीं लिखी जा रही, तो इसके लिए जो विधि के प्रावधान है उनके संबंध में आपको बताऊंगा। सबसे पहले इसमें जो चैप्टर 12 है, अध्याय 12 दंड प्रक्रिया संहिता का, सीआरपीसी का, उसकी जो धारा 154 है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें दिया गया है कि अगर किसी भी संज्ञेय अपराध की सूचना थाने पर इतला दी जाती है तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ या प्रभारी निरीक्षक जो इंचार्ज है उसका दायित्व है कि वह एफआईआर को दर्ज करेगा। यदि वो ओरली भी दी जाती है यानी कि मौखिक रूप से दी जाती है तो उसको रिड्यूस करेंगे राइटिंग में, लिखित में उसको कराएंगे और उसके बाद पढ़कर सुनाया जाएगा कि एफआईआर में क्या लिखा गया, उसका कंटेंट क्या है। तो इस प्रकार से एफआईआर लिखने का दायित्व एसएचओ का है। कई बार एफआईआर लिखने में आनाकानी की जाती है, कारण बहुत से हैं। जो मैंने अभी तक इसके कारण देखे हैं उसमें सबसे बड़ा कारण आता है भ्रष्टाचार। बहुत से लोग भ्रष्ट हैं, एफआईआर नहीं लिखना चाहते। बड़ी स्पष्ट डायरेक्शंस दी जाती हैं कि किसी भी अपराध को मिनिमाइज ना किया जाए, किसी भी अपराध को लिखने में कोई कोताही ना की जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग इस प्रकार की कार्रवाई करते हैं। तो उसके लिए भी अब प्रावधान बहुत ही स्ट्रिंजेंट बना दिए गए हैं। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसी स्थिति में आप क्या करें। उसके कारण कई हैं कि जिसमें एफआईआर लिखने में मना करने में, एक मैंने बताया भ्रष्टाचार, दूसरा कई बार हो सकता है कि मल्टीपल डायरेक्शंस हो। कई बार कोई पॉलिटिकल बॉसेस से या किसी इस तरह के हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे कुछ क्लियर डायरेक्शन अगर नहीं मिल पा रही है तब भी एफआईआर में डिले हो जाता है। कई बार कुछ घटनाओं को बढ़ा चढ़ाकर या झूठ बोलकर लिखाया जाता है जिसका एसएचओ को पहले से ही मालूम है, तो उसमें भी वो कई बार डिले करते हैं। लेकिन ऐसे सभी मामलों में आप क्या करें, अगर एफआईआर लिखने में थाने पर आनाकानी की जाती है तो उसके लिए प्रावधान है हमारा 154(3) में ही दिया हुआ है, जो सबसेक्शन 3 है उसमें दिया हुआ है कि उसकी इत्तला फिर जो पुलिस अधीक्षक हैं, जो डिस्ट्रिक्ट के एसपी हैं, उनको बाय पोस्ट, रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजी जा सकती है। और ऐसी कंडीशन में अगर उसमें संज्ञेय अपराध बनता है तो पुलिस अधीक्षक इसको स्वयं रजिस्टर कराकर उसकी खुद ही इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं और अपने किसी भी सबऑर्डिनेट पुलिस अधिकारी को इन्वेस्टिगेशन के लिए सौंप सकते हैं। तो ये प्रावधान 154 सीआरपीसी में दिए गए हैं। अब इसमें कोई भी अगर इंफॉर्मेशन मिलती है एफआईआर के लिए तब उसमें क्या क्या होना चाहिए और उसमें आपको कॉपी किस प्रकार से दी जाएगी, मैं इसके बारे में बताऊंगा। यदि आपने एफआईआर लिखाई है तो इन्फॉर्मेंट को उसकी निशुल्क एक कॉपी तत्काल उपलब्ध करा दी जाती है। साथ ही जो एफआईआर लिखी गई है उसकी जीडी में भी एक एंट्री दर्ज की जाती है और इस पर सभी पर टाइम भी लिखा जाता है कि घटना का समय क्या है, घटना रिपोर्ट कब की गई है। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए कि एफआईआर में सही तथ्य लिखे जाएं, उसका विस्तार पूर्वक लिखा जाए। कई बार कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, जैसे कोई ओमिशन हो गया, आप जो है संकट के समय में है, आप पूरी तरह से नहीं देख पाए, तो एफआईआर में सभी फैक्ट्स का आना ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। कुछ फैक्ट्स बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान भी आ सकते हैं या बाद में अन्य गवाहों के बयान में भी आ सकते हैं। लेकिन एफआईआर लिखना बेहद आवश्यक है क्योंकि उसी के बाद हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो पूरा मूवमेंट में आ जाता है। तो एफआईआर अगर आपकी पुलिस के द्वारा फिर एसपी को भी अप्रोच किया तब भी नहीं लिखी जाती तो फिर इसका एक ऑप्शन और है जो धारा 156 है, उसमें 156(3) के तहत जो वहाँ के जुरिस्डिक्शनल जो मैजिस्ट्रेट हैं, जो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट हैं, वो इस पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आदेशित कर सकते हैं। और इन्वेस्टिगेट करने का अर्थ है कि एफआईआर को पंजीकृत किया जाना। वर्ष 2018 में सीआरपीसी में संशोधन किए गए, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये संशोधन भी। और इसमें एफआईआर के संबंध में एक निर्देश है कि यदि कोई
महिला जो विक्टिम है वो दिव्यांग है, मेंटली या फिजिकली वो डिसेबल्ड है, चाहे टेम्परेरीली या परमानेंटली, तो ऐसी महिला के साथ यदि कोई अपराध घटित हुआ है, जैसे एसिड अटैक का अपराध हो गया 326 ए 326 बी, उसी की तरह फिर ये बलात्संग का है, या आउटरेजिंग मॉडेस्टी ऑफ ए वुमेन 354 के केसेस हैं, या रेप के केसेस हैं जिसमें 376 और उसकी अन्य धाराएं जिसमें गैंग रेप भी है, और जो महिलाओं के साथ उनकी एज के अनुसार उसको कैटेगराइज भी कर दिया है। इस तरह के अपराध अगर घटित होते हैं तो उसकी एफआईआर तत्काल लिखनी चाहिए। और यदि वो चाहते हैं कि उनके जो प्लेस ऑफ कन्वीनियंस, जिस स्थान पर वो महिला है, वहाँ जाकर जो पुलिस स्टेशन इंचार्ज है उनको एफआईआर दर्ज करनी होगी और उसकी कॉपी एक निःशुल्क वहीं पर देनी होगी और तत्काल उसका इन्वेस्टिगेशन शुरू करना होगा। इसी तरीके से मेडिकल कराया जाना, ऐसे विक्टिम्स का मेडिकल भी तत्काल 24 घंटे के अंदर अवश्य हो जाना चाहिए, जितनी जल्दी कर सकते हैं उसका मेडिकल का कराया जाना। इसी प्रकार से 164 के बयान जो मजिस्ट्रेट के समक्ष होते हैं, कलमबंद बयान जिनको कहते हैं, तो वो भी विक्टिम का अति शीघ्र करा देना चाहिए। यदि इस पर लापरवाही की जाती है तो ऐसे मामलों में यहाँ तक प्रावधान कर दिए गए हैं कि आईपीसी की जो हमारे धारा 166 ए है, जिसमें पब्लिक सर्वेंट अगर कोई कोताही करता है एफआईआर लिखने में इन अपराधों के संबंध में, जो महिला संबंधी अपराध हैं, जैसा कि मैंने बताया 354 ए बी और साथ ही 376 का डी, इस प्रकार के जितने भी अपराध हैं उन सब में अगर थानाध्यक्ष एफआईआर पंजीकृत समय से नहीं करते तो उनके खिलाफ भी एफआईआर हो सकती है और उसमें सज़ा का प्रावधान है 2 वर्ष की, इसमें मैक्सिमम सज़ा हो सकती है और इसमें 6 माह से कम की सज़ा नहीं होती। तो इस प्रकार के सख्त प्रावधान उसमें कर दिए गए हैं और ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिसमें एफआईआर ना लिखने पर इनके सभी ऐसे थानाध्यक्ष जो इसके दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ एफआईआर पंजीकरण के भी आदेश वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दिए जाते हैं। अब मैं कुछ और महत्वपूर्ण जो ऐसे जो प्रैक्टिकल फैक्ट्स हैं उनके बारे में बताना चाहूँगा। कुछ लोग एफआईआर के एक इंसिडेंट की कई एफआईआर लिखाना चाहते हैं। इंसिडेंट एक हुआ है, उसको तरह तरह से पेश किया गया, तो ऐसी एक इंसिडेंट की एक ही एफआईआर होती है, उसकी कई एफआईआर नहीं हो सकती। कुछ लोग क्रॉस एफआईआर लिखने में, एक पक्ष ने कुछ एफआईआर दी है, दूसरे पक्ष ने दूसरी एफआईआर दी है, तो ये भी इस प्रकार की एफआईआर 2 पक्षों की दर्ज करने में कोई हर्जाना नहीं है, वो कर लेनी चाहिए। फिर कई बार ऐसे मामले हमारे सामने आते हैं कि इंसिडेंट कई हुए हैं लेकिन उसकी एफआईआर एक लिख दी गई, तो इसके लिए भी प्रावधान है कि हर इंसिडेंट का अलग अलग एफआईआर लिखा जाना आवश्यक है। जैसे मोटर वाहन के चोरी के बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं, अपराध को छुपाने की दृष्टि से, संख्या कम करने की दृष्टि से एक ऐसा ही वाकया मैंने देखा कि उसमें लूट के मामले में या चोरी के मामले में जिसमें वाहन चले जाते हैं, क्योंकि वाहनों की संख्या बढ़ रही है, इस प्रकार के अपराध भी बढ़ते जाते हैं, तो थानाध्यक्ष की कोशिश होती है कि जब कई घटनाएं एक साथ हो जाएं तो उनकी एक एफआईआर बना के लिख देते हैं। मैंने एक एफआईआर देखी, उसमें लिखते हैं कि आज ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ सोम प्लाजा के सामने एक मैंने अपनी बाइक खड़ी की थी, उसके बाद वहाँ बाइक जब मैं बाहर आया प्लाजा से तो उसके बाद देखा मेरी बाइक नहीं थी, चोरी हो गई है, मेरी एफआईआर पंजीकृत कर ली जाए। मैंने वहाँ जब मौके पर सोम प्लाजा के आसपास कर्मचारियों से बात की तो उन्होंने कहा कि यहाँ पहले भी कई घटनाएं हो चुकी हैं, यहाँ 6 मोटरसाइकिल या इस तरह की चोरियाँ पहले भी हो चुकी हैं, तो लगता है कि यहाँ अक्सर चोरी होती रहती हैं और 7 गाड़ियाँ यहाँ से चोरी कर ली गई हैं, तो एक एफआईआर में इस तरह लिख दिया गया। तो ये गलत है, जब घटना हुई है तभी एफआईआर होनी चाहिए। तो इस तरह की कई बार लोग टेक्निकल आधार पर उसको एक एफआईआर में रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं अपराध कम दिखाने के लिए। इसी प्रकार का एक वाक़या मुझे याद है कि जब मैं एएसपी था तब एक टेस्ट एफआईआर के लिए मैं एक बिजनौर के एक थाने पर डीआईजी रेंज महोदय ने मुझे भेजा, तो मैं वहाँ मौके पर गया एक आम आदमी की तरह। वहाँ एफआईआर लिखाने के लिए जब कोशिश की तो पहले कहा उन्होंने कि अभी हम 2 व्यक्ति थे जो वहाँ पर गए थे, तो उन्होंने कहा कि आप लिखिए क्या इंसिडेंट हुआ।
तो मैंने अपने एक साथी को थाने पर छोड़ दिया कि आप इंसिडेंट लिखाइए इसमें, और उन्होंने कहा कि आप चलिए, जो घटना हुई है घटनास्थल हम